सभी को नमस्कार। तो आज हम कक्षा 6 के अध्याय 7 से शुरुआत करने जा रहे हैं। जल संसाधन एवं संरक्षण। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ा है, यानी वहाँ से जियोग्राफी की बेसिक रूप से शुरुआत हुई है। तो आज हम जल संसाधन एवं संरक्षण से शुरुआत करने जा रहे हैं 7वें अध्याय से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई व उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान की मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियाँ और उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप आदि हैं। आइए हम इस अध्याय में राजस्थान के जल संसाधनों एवं अपवाह तंत्र का विस्तार से अध्ययन करते हैं। अपवाह तंत्र धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहते हैं। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहा जाता है। जैसे राजस्थान में अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बारे में मैंने कल मानचित्र के माध्यम से समझाया भी है। तो ये क्या करती है, दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि को वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है। यानी ये जो मानसून आता है ये बंगाल की खाड़ी की ओर से आता है, तो इसको ये जो पूर्वी राजस्थान में वर्षा कराने में सहायक होता है और पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये दो फिर भागों में विभाजित कर देती है। तो कल मैंने अच्छी तरीके से नक्शे में समझाया, तो उसको आप देख लेना। यह भी जाने ऐसी छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है तो उन्हें क्या कहा जाता है, सहायक नदियाँ कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। राजस्थान का अपवाह तंत्र, तो सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन कि राजस्थान के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप सीधा बता देंगे कि 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है बंगाल की खाड़ी का, दूसरा है अरब सागर का और तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र। तो पहला करते हैं शुरुआत, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना में मिल जाती हैं तथा यमुना नदी गंगा नदी में एवं अंत में गंगा नदी का जल बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कितना परसेंट है, तो यह आप बता देना 24%। ठीक है। फिर आ गया अरब सागर का अपवाह तंत्र। अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बहकर अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवाह तंत्र कहते हैं। ये 16% है। क्या है? ये 16% है। फिर आ गया आंतरिक अपवाह तंत्र। ऐसी नदियाँ जो किसी समुद्र तक ना पहुँचकर सतल भाग में ही विलुप्त हो जाएं या किसी झील में मिल जाएं तो उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र वाली नदी कहते हैं। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र के उदाहरण हैं। तो आंतरिक अपवाह तंत्र ये 60% भाग पर है। कितने भाग पर है? 60% भाग पर है। तो ये वो नदियाँ होती है जो अपने स्थान से चलकर आगे किसी अपने समुद्र में अपना जल नहीं गिराती या किसी दूसरी नदी में नहीं मिलती, वो वहीं पर आगे जाकर विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है। तो ये होती है आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ। तो प्रमुख नदियों की बात करते हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं चंबल नदी से। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। क्या है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है। यह राजस्थान की सबसे लंबी वह एकमात्र वर्षभर बहने वाली नदी है। अब यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कहाँ से इसका उद्गम होता है। और ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्षभर बहने वाली नदी कौन सी है, तो आप सीधा लिख देंगे चंबल नदी। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। क्या है? राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से। चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली एवं धौलपुर जिलों में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है।
अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सहायक नदियाँ याद रखनी है। अब सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लेता है बनास, बेड़च, कोठारी और काली सिंध किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो नीचे अब आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा, तो आपको उसमें से बताना होता है। तो इसकी प्रमुख नदियाँ हैं बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध और पार्वती। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इस नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप बता देंगे चंबल नदी के किनारे। फिर एक इसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना कि चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल इसकी लंबाई है 1051 या 966। ये अगर ऑप्शन में 1051 आए तो आपको 1051 लिखना है, और अगर 966 आए तो 966 लिखना है। फिर पूछेगा कि राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में इसकी लंबाई ध्यान रखना, राजस्थान में इसकी लंबाई ध्यान रखना, राजस्थान में 322 कितनी है? 322 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। 322 किलोमीटर, 322 किलोमीटर लंबाई है। फिर आ गई बनास नदी। बनास नदी, बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। अर्थात इसका उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है। क्या है? यह एक मौसमी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली यह सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बनास है। इसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। कितनी है इसकी लंबाई? 480 किलोमीटर। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित हैं। अब चंबल नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित था? कोटा। और यहाँ पर देखो, टोंक व सवाई माधोपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे। तभी मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन सुमिलित के रूप में भी पूछा जा सकता है। यानी ऊपर आएगा सुमिलित करो, तो नीचे भाग है और भाग बे, तो आपको सुमिलित करने होंगे। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना है। टोंक व सवाई माधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियाँ मेनाल, कोठारी, बेड़च, खारी आती हैं। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी। फिर आ गई लूनी नदी। अजमेर में अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती नामक दो धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिलों में बहने के बाद यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बलोत्रा तक इस नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद खारा हो जाता है। अब यहाँ पर आप सीधा लिख लेना, बाड़मेर जिले को काट देना, क्योंकि अब बाड़मेर से बालोतरा जिला नया बन गया है। तो अब यहाँ से देखेंगे, बालोतरा जिले तक इस नदी का जल मीठा होता है, इसके बाद जल खारा हो जाता है। इसकी सहायक नदियों में जोजड़ी, बांडी, जवाई, मिठड़ी, खारी, सूकड़ी, सागी, गुइया आदि हैं। अब पूछेगा लूनी नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, चाहे आप पिछले पेपरों को उठा के देख लेना। तो लूनी नदी की लंबाई है कुल 495 किलोमीटर। अब पूछेगा राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, इसको आप ध्यान रखना है। यानी एक तो कुल होती है लंबाई, एक है राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है। तो कुल इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। राजस्थान में 330 किलोमीटर है इसकी लंबाई। 330 किलोमीटर है इसकी लंबाई, ध्यान रखना। फिर आ गई माही नदी। फिर आ गई माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। क्या है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सोम एवं जाखम है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि सोम एवं जाखम किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको बता देना है माही नदी की। फिर देखो माही नदी की कुल लंबाई, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके साथ। तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 576 किलोमीटर। 576 किलोमीटर। फिर देखो राजस्थान में इसकी लंबाई, राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। 171 किलोमीटर, ठीक है। कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर, और राजस्थान में 171 किलोमीटर। फिर आ गई बाणगंगा नदी। फिर आ गई बाणगंगा नदी।
इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की विराट पहाड़ी से होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है जयपुर जिले में स्थित अरावली की विराट की पहाड़ियों से। इस नदी का पानी भरतपुर में गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, ये इसका उपनाम है। क्या है ये? इसका उपनाम है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया है अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो आपको बता देना है बाणगंगा नदी को कहा जाता है। फिर आ गई अंतः प्रवाह की नदी, प्रमुख नदी है घग्गर नदी। अब यहाँ से तो वही क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इस पर पूरा ध्यान रखना और साथ में अंडरलाइन कर लेना। इस अंतःप्रवाही नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश की शिवालिक श्रेणी से। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष अथवा सहायक नदी माना जाता है। यानी ये प्राचीन काल में किसका अवशेष है? सरस्वती नदी का। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? इस नदी की लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई हो जाएगी 465 किलोमीटर। 465 किलोमीटर। अब पूछेगा कि राजस्थान में कितनी है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई 100 किलोमीटर भी बता दिया जाता है और 156 किलोमीटर भी बता दिया जाता है। क्या बता दिया जाता है? 100 किलोमीटर भी और 156 किलोमीटर भी। तो आप ध्यान रखना, इसकी जो लंबाई है वो बटनेर दुर्ग तक 100 किलोमीटर है। बटनेर दुर्ग तक 100 किलोमीटर है और सूरतगढ़ से आगे तक इसकी लंबाई 156 किलोमीटर है। क्या है? सूरतगढ़ से आगे तक 156 किलोमीटर है। यानी ऑप्शन में इनमें से एक आएगा। अगर 100 आए तो 100 करना है और 156 आए तो 156। अब एक बार वापस देखेंगे, इसकी कुल लंबाई है घग्गर नदी की 465 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई है बटनेर दुर्ग तक तो 100 किलोमीटर है और सूरतगढ़ से आगे तक 156 किलोमीटर है। इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर इसके उपनाम देखेंगे। उपनाम कौन कौन से हैं? तो उपनाम है इसके मर्त नदी, सोतर नदी, नट नदी। मर्त नदी, सोतर नदी और नट नदी, ये इसके उपनाम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आ गया राजस्थान उच्चावच एवं अफवाह तंत्र। ये इसने नक्शे के माध्यम से समझा रखा है। देखते हैं इसके भी। समुद्र तल से ऊंचाई मीटर के रूप में दी हुई है 150, 300, 600, 900। ये इसने नदियों का संकेत दिया है, यानी ये नदियों का संकेत है। और ये जो हल्का हल्का नीला है ये है झीलों का संकेत है। तो ये देखो इसने नदियों को किस प्रकार समझाया है। तो हमने पहले पढ़ी थी चंबल नदी। ये देखो यहाँ पर चंबल नदी है। इसका राजस्थान में कहाँ से होता है प्रवेश? चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से। चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से। फिर आ गई बनास नदी। बनास नदी कहाँ पर है? देखिएगा, बनास नदी राजसमंद में खमनोर की पहाड़ियों से ये इसके पास है बनास नदी। फिर आ गई लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ है? लूनी नदी ये देखो इस साइड। ठीक है, फिर आ गई माही नदी। माही नदी ये नीचे वाली साइड। माही नदी ये नीचे वाली साइड, दक्षिणी वाली साइड। कहाँ पर है? ये इधर डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाली साइड। ठीक है, माही नदी। फिर आ गई बाणगंगा नदी। ये देखो, ये पूर्व की ओर इधर देखो बाणगंगा। यानी इसका उद्गम मैंने कहाँ से बताया था? जयपुर जिले में अरावली, जयपुर जिले में विराट की पहाड़ी से बताया था। तो ये बाणगंगा नदी हो गई। फिर घग्गर नदी, घग्गर नदी का इसने दिया नहीं है, तो घग्गर नदी ऊपर वाली साइड है। घग्गर नदी ऊपर वाली साइड है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर। यानी इसने क्या बताया था कि यह हनुमानगढ़ में ऊपर वाली साइड से प्रवेश करती है और श्री गंगानगर में भूमिगत हो जाती है, यानी श्री गंगानगर में विलुप्त हो जाती है आगे जाकर। तो इसको आप ध्यान से देख लेना। फिर चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। नदी घाटी परियोजनाएं। नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वर्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। यानी नदियों पर बांध बनाने से कौन कौन से उद्देश्य पूरे होते हैं? तो पहला है जल विद्युत उत्पादन, दूसरा है सिंचाई, तीसरा पेयजल, चौथा वर्षारोपण और चौथा भूमिगत जल स्तर में वृद्धि,
पाँचवां बाढ़ पर नियंत्रण, छठा मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे होते हैं। इन्हीं कारणों से इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। किसने नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? तो वो कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। राजस्थान में चंबल परियोजना, माही बचाव सागर परियोजना, बिसलपुर परियोजना एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो पहली है चंबल परियोजना। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध। इनमें से गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, फिर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर एवं कोटा जिले में जवाहर सागर व कोटा बिराज बांध स्थित है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत एवं सिंचाई की सुविधाएं मिलती है। ये इसने राणा प्रताप सागर बांध को दर्शाया जो चित्तौड़गढ़ जिले में है। यह देखो किस प्रकार इसने दर्शा रखा है। फिर आ गया माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर परियोजना। बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना इस राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इससे दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। ये देखो इसने दर्शा रखा है चित्र 7.2 के माध्यम से। फिर बिसलपुर परियोजना है। राजस्थान के टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बिसलपुर गांव में बनास नदी पर सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के जयपुर, अजमेर, टोंक सहित कई अन्य क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जाती है। यानी सीधा पूछा जाता है बिसलपुर परियोजना किस जिले में है? तो बता देना टोंक जिले में है। फिर सरदार सरोवर परियोजना। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम में नहर द्वारा बाड़मेर व जालौर जिलों में सिंचाई एवं पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। फिर आ गया इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना। यहाँ से ध्यान रखना, अब जिलों के रूप में सीधा पूछ लिया जाता है कि जवाई परियोजना किस जिले में स्थित है? पाली जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? जवाई नदी पर स्थित है। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना। डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर किस नदी पर है? सोम नदी पर सोम कमला अम्बा परियोजना। उदयपुर जिले में मानसी वाकल तथा प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। आओ अभ्यास करें। नदी पर बने बांधों से होने वाले लाभों की सूची बनाइए। यानी कौन कौन से लाभ हैं जो मैंने शुरुआत में बताया। यानी इससे क्या होता है कि विद्युत का उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वर्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन जैसे कई उद्देश्य पूरे होते हैं। तो इससे प्रत्येक क्षेत्र पर लाभ ही लाभ होता है। क्या आपके जिले में कोई नदी घाटी परियोजना है? यदि हाँ तो उससे संबंधित जानकारी एकत्रित कीजिए। यानी आप जिस जिले में हो तो आपके जिले में कौन सी नदी घाटी परियोजना है तो उसके बारे में अभ्यास करना है। राजस्थान में प्रमुख जिले एवं जल संचयन। राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियां, जोहड़, टांके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन और जल संरक्षण के लिए कई उपाय किए, जिसके उदाहरण वर्तमान में भी कई जिलों में देखे जा सकते हैं। तो ये क्या है? कुएं, बावड़ियां, जोहड़ और टांके, खड़ीन ये पारंपरिक जल स्रोत हैं। प्राचीन काल में जल को एकत्रित करने की विधि ये प्राचीन काल में प्रचलित थी। अब भी कई बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जोहड़, टांके और खड़ीन क्या हैं। अब नीचे सीधा क्वेश्चन दे देता है। तो आपको बता देना है कि प्राचीन काल में जो जल स्रोत थे वो थे। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंध प्रणाली का विकास किया गया एवं यहाँ के राजाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जनाना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया गया। इससे वर्षा ऋतु में जल एक के बाद दूसरी झील में स्थानांतरित हो जाता है। इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, सीधा पूछा जाता है कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो बता देना उदयपुर को। यहाँ पर सर्वाधिक झीलें हैं। ठीक है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह जी ने सन 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया।
एक क्वेश्चन पूछा गया है भाई, यहाँ से आप ध्यान रखना। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है। क्या है, विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है जयसमंद झील। ठीक है। अजमेर में स्थित पुष्कर एवं एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। आना सागर झील कहाँ है, अजमेर में है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। सिरोही जिले के माउंट आबू में नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। इसके बारे में एक एक किंवदंती प्रचलित है कि इसे देवताओं द्वारा नाखूनों से बनाया गया था। ठीक है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित जो झील है वो देवताओं द्वारा नाखूनों से बनाई गई थी, ऐसी किंवदंती प्रचलित है। राजस्थान जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है। यहाँ से ध्यान रखना, कौन सी झील है जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी भी कहा जाता है, तो वो है राजसमंद झील, राजसमंद जिले में। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना एवं उमेश सागर, जैसलमेर में गड्डीसर, डूंगरपुर में गैप सागर झील, बीकानेर में कोलायत झील, अलवर में सिलीसेठ झील आदि कई अन्य झीलें भी राज्य में महत्वपूर्ण जल संसाधन हैं। राज्य में मीठे पानी की झीलों के अतिरिक्त जयपुर, अजमेर एवं नागौर के मध्य सांबर झील, बाड़मेर में पचपदरा झील, नागौर में डिडवाना, बीकानेर में लूण, करणसर, जैसलमेर में पोखरण, जोधपुर में फलोदी आदि खारे पानी की झीलें हैं, आदि खारी पानी के झीलें हैं। फिर इसने मेवाड़ के राणा एवं महाराणाओं द्वारा उदयपुर में निर्मित झीलें, नदी संगम तथा झील संगम का मानचित्र के माध्यम से दर्शाया है। देखो मानचित्र के माध्यम से, ये इसने संकेत के माध्यम से दर्शाया। नदी, झील, नदी संगम, नहर और झीलों को जोड़ने वाले सेतु और समोध्य रेखा। देखो ये पिछोला झील है, ये फतेह सागर झील है, इसने सभी दर्शाया है। ये देखो आप स्वरूप सागर झील, दूध तलाई झील, ये आ गया यहाँ पर रुंडेला तालाब, ये गोवर्धन सागर झील आ गई। यानी इसने इसके माध्यम से सही रूप से दर्शाया है ताकि हमको पता चले कि कहाँ से कहाँ तक है। ये देखो आप ध्यान से देख लीजिएगा। यानी ये सभी झीलें कहाँ हैं, उदयपुर में है। इस कारण इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। फिर आगे आओ अभ्यास करें। राजस्थान की रूपरेखा मानचित्र में राजस्थान की प्रमुख नदियों को दर्शाइए। जो हमने नदियों को पढ़ा है वो जिलों के माध्यम से मानचित्र में दर्शाना है। अभ्यास कार्य है ये। जल संरक्षण। जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। जल संरक्षण के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमें जलाशयों में घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालना चाहिए। पेयजल स्रोतों के निकट स्नान नहीं करना चाहिए। इनके साथ साथ जल संचयन, जनसंख्या नियंत्रण, सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वर्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग और जल का पुनः उपयोग आदि प्रयत्नों से जल का संरक्षण किया जाना अति आवश्यक है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचाकर जनजीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। यानी सरकार द्वारा समय समय पर इसके लिए उपयोगी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्तमान में रूफटॉप जल संचयन एवं वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकें बहुत प्रचलित है। रूफटॉप जल संचयन विधि में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्रित किया जाता है। ये इधर पश्चिमी साइड में, पश्चिमी राजस्थान में बहुत प्रचलित है, क्योंकि वहाँ पर वर्षा भी कम होती है। तो इस कारण जब भी बरसात होती है तो ये जो प्रणाली है ना, इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। यानी जब बारिश आती है तो वो छत पर जो पानी गिरता है उसको इस माध्यम से जोड़कर नीचे जो कुंड या कुएं बने होते हैं उनमें एकत्रित किया जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। यानी इसके माध्यम से जल को इकट्ठा किया जा सकता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से यहाँ के निवासी टांका, खड़ीन, जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संग्रहण एवं संरक्षण करते हैं। इन तकनीकों को वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। क्या है, ये जो तकनीक है इनको अधिक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है हमें, क्योंकि जल है तो कल है, जल है तो कल है। जल की हमें बचत करनी चाहिए। फिर आगे शब्दावली। भूगर्भी क्या होता है, भूमि के अंदर का। अपवाह क्या है, नदी जल का बहना। फिर आ गया टांका। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु
घर में बनाई गई कुएं-नुमा संरचना। ये पश्चिमी राजस्थान में बहुत अधिक प्रचलित है। हमें भी इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वर्षा के जल को एकत्रित करना चाहिए और बाद में उसका उपयोग लेना चाहिए, क्योंकि वर्षा का जल सबसे अधिक अच्छा होता है, बेस्ट होता है। खड़ीन, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना। जोहड़, वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना। फिर संरक्षण क्या है? सुरक्षित रखना, रख रखाव करना। फिर अभ्यास क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से अभ्यास क्वेश्चन है। ये बनास किस नदी की सहायक नदी है? बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास चंबल नदी की सहायक नदी है। बनास क्या है? बनास क्या है? चंबल नदी की सहायक नदी है। फिर माहीबजा सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई? माहीबजा सागर परियोजना बांसवाड़ा में। फिर चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती। फिर राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं चंबल, माहीबजा सागर, बिशलपुर, सरदार सरोवर और भी अन्य बता देना आप। फिर चंबल परियोजना पर लघु निबंध लिखिए। चंबल नदी पर ये चंबल परियोजना पर लघु निबंध लिखिए। तो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से? एक है मध्य प्रदेश में गांधी सागर, दूसरा है चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर, फिर 2 है कोटा जिले में, एक तो है जवाहर सागर, एक है कोटा बैराज से। इस चीज़ को ध्यान रखना। और इस परियोजना से किस प्रकार का लाभ होता है? सिंचाई का, जैसे जल विद्युत का, इनका लाभ होता है, ये लिख देना। राजस्थान की परंपरागत जल संरक्षण विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसने बताया जल संरक्षण की परंपरागत विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, तो आप बता देना के माध्यम से। टांका, खड़ीन, जोहड़ आदि पर संक्षिप्त रूप से टिप्पणी लिख देना। तो ठीक है, आज हमने 7वां अध्याय कंप्लीट किया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में जितने भी पेपर होते हैं, जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, तो राजस्थान अध्ययन से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो कल हम 8वें अध्याय से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।